नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में लॉ स्टूडेंट्स के लिए हम आईपीसी में से आज बात करने वाले हैं सेक्शन 34 के बारे में। इंडियन पिनल कोड में हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और सेक्शन 34 जो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इस टॉपिक की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर इस सब्जेक्ट को हम जो है कम्प्लीटली बैक टू बैक अब कवर करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं सेक्शन 34 की तरफ। तो अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट करेंगे कि हमारा वीडियो जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और यहाँ पर हम एग्ज़ाम के पर्पस से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 34 क्या कहता है। तो एक्चुअल में जब कोई भी आपराधिक कार्य किया जाता है तो वहाँ अगर उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित है तो उनके ऊपर सेक्शन 34 भी लगा दिया जाता है, जो कि सामान्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। जब सामान्य आश्रय से जुड़ा हुआ है और जब सामान्य उद्देश्य जुड़ा होता है तब सेक्शन जो है 149 लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर सेक्शन 34 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई भी आपराधिक कार्य है और उसमें जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति है तो वहाँ पर जिस भी धारा के अधीन वो अपराध करते हैं उसके साथ वहाँ पर सेक्शन 34 भी लगा दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो जिस पर आरोप लगाए जाते हैं उसको हम यहाँ पर एक्यूज्ड या जो है अभियुक्त कहते हैं। तो हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 34 ये कहता है कि सामान्य आश्रय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य, और बेसिकली कई व्यक्तियों से यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से होता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है तो यहाँ पर सामान्य जो है इस वाले सेक्शन का जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि वो उसके लिए पर्टिकुलर खुद जिम्मेदार है। क्योंकि कोई भी आपराधिक कार्य ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई आपराधिक कार्य किया जा रहा है तो वो एक ही व्यक्ति करे, वो कई हिस्सों में कई टुकड़ों में किया जा सकता है। अर्थात अपराध करने के लिए जब उसे यहाँ पर पहुँचना है तो इसकी में वो दूसरे की भी हेल्प या मदद ले सकता है। अगर वो अकेला जा रहा है तो तब तो यहाँ पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता, इसीलिए यहाँ पर ये वाली बात कही गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मूल डेफिनेशन पर आते हैं तो ऐसा तो हम पढ़ते हैं इसको, और यही हमको जो है लिखना है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आश्रय को अग्रसर करने में। अब ये पंक्ति जो है ये 1870 में जोड़ी गई है। एक्चुअल में हमको पता है आईपीसी 1860 में जो है पारित हुआ था और ये 1862 से लागू हुआ। अंग्रेज़ों का ज़माने का कानून है जो कि मुख्य रूप से जो पुलिस वाले हैं इसी के तहत मामले दर्ज करते हैं। हालांकि और भी दूसरे एक्ट वगैरह भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये बहुत मेन होता है। तो यहाँ पर 1870 में ये वाली लाइन इसमें ऐड की गई, अपने सबके सामान्य आश्रय को अग्रसर करने में। संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो मूल संहिता में ये वर्ड नहीं था, लेकिन अब है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आश्रय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब इन्हीं ऐसे ही व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होता है मानो वह कार्य उसने अकेले ने किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात की जा रही है। कुल मिलाकर वही बात है कि जब कोई आपराधिक कार्य हो रहा है और उसमें कई व्यक्ति है, दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है और ये माना जाता है कि मान लीजिए कार्य उसने अकेले ही किया है। इसी को बोलते हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। तो जो आईपीसी का सेक्शन 34 है ये डायरेक्टली जुड़ा होता है संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से, दैट मीन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी से जुड़ा होता है। अब हम यहाँ पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की भी बात करें तो भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसे उपबंध है जो एक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित करते हैं जो दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई अपराध करता है, और ऐसे सभी उपबंधों में संयुक्त दायित्व सृजित किया जाता है, क्योंकि इसमें या तो आश्रय या उसी वर्ग में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का उद्देश्य सामान्य होता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक दायित्व का विनिश्चय इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपराध में किस प्रकार जुड़ा हुआ था, और सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में जो है किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उसी के तहत ही बात की गई है। जब अपराध छोटे तथा बड़े अनेक कृत्यों द्वारा, ठीक है, अनेक कृत्यों द्वारा पूरा किया जाता होता है तब अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक वर्ग के द्वारा किया हुआ माना जाता है, और उसे वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करने में जो है कठिनाई होती है।
अगर हम बात करें तो दंड संहिता की धारा जो 34 है, 38 है तथा धारा 149 इन्हीं जो परिस्थितियां हैं उसका में संयुक्त दायित्व का निर्धारण करता है। बेसिकली अगर हम इस बात को समझें तो कोई भी जो अपराध होता है वो निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हो सकता है। जैसे जब वह स्वयं अपराध करता हो, यानी कि एक व्यक्ति अपराध करता है, जब वह अपराध घटित होने में भाग लेता हो, और तीसरा कि जब वह अपराध कारित करने के उद्देश्य से किसी तीसरे पक्ष को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, अर्थात अपराध स्वयं न करके किसी तीसरे पक्ष से करवाता है। एक अपराध का ये फॉर्म हो सकता है, या फिर वो जब वह अपराध घटित होने के बाद अभियुक्त को न्याय से छुपाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें मुख्य रूप से, तो तीसरी और चौथी श्रेणी के जो है ये दुष्प्रेरण के अंतर्गत आते हैं, हम इसको दुष्प्रेरण में पढ़ते हैं। और पहली श्रेणी का तो चूंकि स्वयं अपराध किया जा रहा है तो वो उसी पर भारित होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड परिस्थिति है कि जब वह अपराध घटित होने में भाग लेता है, वो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर बिशप महोदय क्या कहते हैं, जरा इनको देखते हैं। तो बिशप के अनुसार अपराध में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत यह है कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को एक या सभी की शारीरिक चेष्टा द्वारा निष्पादित करते हैं के हेतु एक होते हैं तथा अलग अलग एक साथ कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका फिजिकली अपीयर हो रहे हैं या एक होते हैं और अलग अलग एक साथ काम करते हैं, ठीक है। यानी कि एक साथ भी कर सकते हैं या टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपराध करने में सहयोग किया था विधि के अंतर्गत जो है संपूर्ण कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे वह कार्य मान लो उसने स्वयं किया है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए किसी आपराधिक कार्य में 4 लोग जो है सम्मिलित है, स्टेप बाय स्टेप, कुछ ने ये करा, कुछ ने ये करा, कुछ ने ये करा, और इसी प्रकार से एक आपराधिक कार्य घटित होता है। तो यहाँ पर माना जाता है जिस भी सेक्शन के तहत जो दर्ज किया जाता है, मानो एक्स है, तो इंडिविजुअली वो जो है इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो धारा 34 के हम मुख्य रूप से अवयव देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें इसेंशियल होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि धारा 34 जब निश्चित होती है तो एक आपराधिक काम होना चाहिए। आपराधिक जो कृत्य है, ठीक है, ये कृत्य है एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति का मतलब सिंपल सी बात है वही आ गई, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। सामान्य आश्रय उसमें निहित होना चाहिए, ठीक है। सामान्य आश्रय को भी हम समझेंगे कि इसको क्या इसका मतलब निकाला जाना चाहिए। और उस आपराधिक कार्य में पूर्व निर्धारित योजना भी होनी चाहिए, शारीरिक उपस्थिति होना चाहिए और किसी न किसी प्रकार से वो सम्मिलित जरूर होना चाहिए। ये साबित अगर हो जाता है तो धारा 34 उस पर लग जाती है। अब यहाँ पर कुछ जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा अहिरवार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में यहाँ पर कहा गया है मूल रूप से कि पूर्व योजना अथवा जो उसके अपराध के प्रति चिंतन है उसका ज्ञान होना जो है आवश्यक है, ठीक है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य बनाम देशराज के मामले में भी न्यायालय ने कुछ इसी प्रकार की बात की है कि यदि कोई आपराधिक कृत्य अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा सामान्य आश्रय से किया जाता है तो सामान्य आश्रय का जो प्रत्यक्ष साक्ष्य है बहुत कम मिलता है और इसलिए ऐसे आश्रय के बारे में मामले के साबित किए गए तथ्यों को प्रकट करने वाले साबित परिस्थितियों से ही अनुमान जो है लगाया जा सकता है या लगाया जाना चाहिए। सामान्य आश्रय जो है, ये गलत लिखा गया, सामान्य आश्रय का जो है आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को जो है साक्ष्य से, ठीक है, साक्ष्य, ये साक्षी नहीं, साक्ष्य से चाहे प्रत्यक्ष हो या पारिस्थितिकी यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्तों के बीच इस अपराध को कारित करने के लिए सामान्य आश्रय या मानसिक मिलन था। यहाँ पर ये चीज़ें जो है साबित होनी चाहिए। तो हमें सभी पता है कि बेसिकली कि अगर कोई आपराधिक कार्य हो रहा है तो मूल रूप से उसको साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो अभियोजन पक्ष पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यही बात कही गई है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ जो जजमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको समझने में और हेल्प करेंगे। जैसे लल्लन बनाम बिहार राज्य के मामले में आपराधिक जो प्रयुक्त कृत्य शब्द है इसको अच्छे से परिभाषित किया गया है कि विधि के अधीन अपेक्षा यह की जाती है कि समान आश्रय का साझेदार व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित रहे और वे अपने आप को आश्रित डांडिक कृत्य से जिसके लिए वे सामान्य आश्रय रखते हैं अलग न करें। इसी प्रकार नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य में अभिनिर्धारित किया गया है कि जो आईपीसी का सेक्शन 34 है वो प्रलक्षित आपराधिक दायित्व से संबंधित है, ठीक है। प्रलक्षित यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव आपराधिक दायित्व से संबंधित है।
इसी प्रकार एजाज हुसैन सफदर हुसैन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सामान्य आश्रय एक मानसिक स्थिति है और इसलिए सभी मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसी एक मामले के विनिर्णय को उसी प्रकार के दूसरे मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 34 के रिस्पेक्ट में कहा है, हालांकि ये चीज़ें हर केस पे अप्लाई होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सामान्य आश्रय की यहाँ पर मूल भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो पदावली में जो कॉमन इंटेंशन आया यानी कि सामान्य आश्रय आया है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इसमें पूर्व निर्धारित योजना अंतर्निहित होनी चाहिए, विचारों का पूर्व मिलन हो, अर्थात जब एक से अधिक व्यक्ति है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो उनका विचारों का पूर्व मिलन होना चाहिए कि उन्हें जो फलाना आपराधिक कार्य करना है या उसका उद्देश्य है, ठीक है, गलत तरीके से। तो सभी व्यक्ति जो एक गुट को निर्मित करते के बीच विचार विमर्श को प्रदर्शित करता है। सामान्य आश्रय का अर्थ है कि परिणाम की कल्पना किए बिना एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा। ठीक है, तो आपराधिक प्रत्यय कारित करने की क्या होनी चाहिए? इच्छा भी होनी चाहिए। सामान्य जरूरी नहीं है कि किसी को ये पता हो कि हम अगर ये काम करेंगे तो उसका क्या परिणाम हो। अगर वो गलत परिणाम जा रहा है तो वो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सामान्य आश्रय का अर्थ है कि घटित अपराध को निर्मित करने के लिए आवश्यक दुराशय होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक दुराशय यानी कि मेंस रिया की यहाँ पर बात की जा रही है। आपराधिक यानी कि मन में स्थिति होनी चाहिए गलत काम या आपराधिक कार्य करने की। इसका तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य कारित करने के आशय से भी है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो अपराध घटित हुआ हो और मामले की परिस्थितियां भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये सामान्य आश्रय के जो है बहुत से, यहाँ पर हमने इसके कॉमनली इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश की है और ये इसके मेन फैक्टर्स होते हैं कि ये चीज़ें जब होती है तो हम उसको सामान्य आश्रय कहते हैं। बहुत से व्यक्तियों के बीच घटनास्थल पर ही सामान्य आश्रय उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये कभी कभी अचानक भी उत्पन्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूर्व मिलन हो। इसका निर्धारण अभियुक्त के कार्य तथा उसके आचरण में हर मामले के तत्वों में परिस्थितियों से किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है। बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद है, महमूद शाह बनाम एम्परर का वाद है, भगवान बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा और सिद्दीक। ठीक है, ये 3 वाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ये इसी से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिद्धि का दायित्व क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर 34 किसी के ऊपर सेक्शन लगा है तो सिद्धि का दायित्व क्या रोल अदा करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सर्वविदित तथ्य है कि इस प्रकार की अगर कोई बात होती है तो इसका जो दायित्व होता है मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष पर होता है। दैट मीन अभियोजन द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए कि सभी सहयोगियों ने सामान्य आश्रय में हिस्सा लिया तथा अपराध उसी सामान्य आश्रय के अधीन एक या अनेक सहभागियों द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। एजुकेशन पर्पज से हमने यहाँ पर सेक्शन 34 को समझने की कोशिश की है और इसमें सारे फैक्ट को कवर किया है। आई थिंक आपको ये जो वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ हेल्प करेगा। हम इसी प्रकार के और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बारे में बताएं इसके थ्रू। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।